विच इज माई स्टेट्स ऑफ मैटर। ये तुम्हारे सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर है और ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसमें कोशिश करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर को समझने के लिए कि मैटर का कौन कौन सा स्टेट्स होता है, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे, उन लोग में क्या डिफरेंसेस है, इस चीज को समझेंगे। लेकिन इस सब को समझने से पहले, स्टेट्स ऑफ मैटर को समझने से पहले, सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि व्हाट इज मैटर। तो हम लोग सबसे पहले अपना डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं मैटर के साथ। तुम लोग जैसे नॉर्मल क्लासेस में जो भी हम लोग लिखते हैं वो तुम लोग लिखते चलते हो, वैसे ही यहाँ भी जो हम लोग लिखेंगे उसको तुम लोग बस साथ साथ में उतारते चलना। तो सबसे पहला चीज हम लोग जो डिफाइन इंट्रोड्यूस करने वाले हैं दैट इज माय मैटर। तो सबसे पहले समझते हैं कि मैटर होता क्या। ठीक है, मैटर का एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है जिसको हम लोग फॉलो करेंगे और बाकी सब चीज को उसी हिसाब से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो मैटर क्या है? एनीथिंग which occupies space, has mass and can be felt by any of the five senses. So this is the typical definition of matter. So what is matter? Anything which occupies space, has mass and can be felt by any of the five sense organs is known as matter. ठीक है ना? तो ये इसका टिपिकल डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या तुम्हारा मैटर होता है और क्या मैटर नहीं होता है। जैसे कि अगर हम सबसे पहले एग्जांपल ले, मोबाइल फोन। ये मान लो तुम्हारा मोबाइल फोन है जिसपे तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या ये मेरा मैटर है? तुम सोचो, तब तक हम दूसरा चीज बता रहे हैं। ये है मेरा मोबाइल फोन, ये है मेरा वाटर, ये है एक बलून, इसमें मेरा क्या भरा हुआ है? गैस। ठीक है, और यहां पर लिख देते हैं अपन फीलिंग कोल्ड। ठीक है, तो ये चार सिचुएशन है, चार एग्जांपल्स मैंने दिए हैं जिसमें तुमको अब हमको बताना है कि कौन कौन सा ऐसा है जिसको हम लोग मैटर बोल सकते हैं। तो मैटर किसी को भी बोलने से पहले हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको सेट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले मोबाइल फोन के बारे में। तो क्या मोबाइल फोन का पहला कंडीशन क्या है किसी भी चीज का मैटर होने का? ऑक्यूपाई स्पेस। क्या ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? हाँ बिल्कुल, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। क्या इसका मास है? जी बिल्कुल इसका मास है, क्योंकि तुम अगर हाथ में उसको पकड़े होगे तो तुमको उसका मास फील हो रहा होगा। और लास्टली क्या ये फील किया जा सकता है सेंस ऑर्गन से? बिल्कुल, स्किन में अगर तुम्हारा मोबाइल फोन है तो तुमको फील हो रहा होगा कि हाँ ये मेरे हाथ में कुछ चीज है, इसीलिए इसको क्या हम बोल सकते हैं कि ये एक मैटर है। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाटर। वाटर को तुम समझ सकते हो। वाटर, अगर तुम एक ग्लास में पानी पीना चाहते हो तो तुम अगर ग्लास में देखोगे, ग्लास के अंदर में अगर वाटर है तो क्या वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है? बिल्कुल, वो तुमको अगर पता है, तुम देखे ही होगे, पानी पिए होगे तो देखे होगे कि ये क्या है, ये बिल्कुल एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इसका भी मास होता है और ये भी तुम्हारा फाइव सेंसेस से फील किया जा सकता है। हाथ में अगर पानी गिरता है तो तुमको फील होता है, टंग में अगर पानी जाता है तो तुमको फील होता है। तो ये तुम्हारा, ये भी क्या है मेरा स्टेट ऑफ मैटर, बिकॉज इट हैज स्पेस, इट हैज मास एंड कैन बी फेल्ट बाय एनी ऑफ द फाइव सेंसेस। ओके, लास्ट है मेरा गैस। थर्ड इज माय गैस। तो अब गैस के लिए सोचते हैं क्या ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? इस बलून पहले जो खाली था अब ये फूल गया है। बलून क्या हो गया है? फूल गया है। और अगर ये बलून फूल गया है इट मींस क्या कि ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, इसका मास है, अगर तुम पहले बलून का मास देखोगे, अगर वो 1 ग्राम होगा तो अब इसका मास हो चुका होगा 1.1 ग्राम। इसका मतलब है कि हवा भरने के बाद, क्या बोले, हवा भरने के बाद इसका मास क्या हो गया है? बढ़ गया है। तो मास कहां से बढ़ा होगा? जरूर जो हम उस पे एयर डाल रहे हैं या गैस डाल रहे हैं उसी की वजह से इसका बढ़ा होगा। इसका मतलब है इसका मास भी है, और इसका अगर मास है तो ये मैटर द कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। और लास्टली कैन इट बी फेल्ट बाय एनी ऑफ द फाइव सेंसेस? यस, इट कैन बी फेल्ट। हवा जब चलती है तुमको फील होता है, तुम्हारा स्किन उसको रिस्पांस देता है। इट मींस कि ये क्या है तुम्हारा? ये भी एक मैटर है। ठीक है ना? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम तुमको बता दें कि इस टाइप का सब्सटेंस को हम लोग सॉलिड बोलते हैं, इस टाइप का सब्सटेंस को हम लोग लिक्विड बोलते हैं, और इस टाइप का सब्सटेंस को हम लोग गैस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ते हैं और लास्ट जो हमारा कंडीशन है वो क्या है तुम्हारा? फीलिंग कोल्ड। क्या है तुम्हारा? फीलिंग कोल्ड।
तो फीलिंग कोल्ड की कंडीशन को अगर देखेंगे तो क्या जब हम फील करते हैं ठंडा तो क्या वो उसका कोई मास होता है या कोई वो स्पेस लेता है? नहीं। तो ये तुम्हारा ना तो इसका मास होता है ना तो इसका स्पेस होता है और ये सेंस ऑर्गन से फील नहीं किया जा सकता या किया जा भी सकता है। तो ये लोग दोनों पहला दो कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए इट कैन बी सेड दैट इट्स अ मैटर। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ मैटर का इंट्रोडक्शन होता है समाप्त और आगे हम लोग अब करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स के बारे में। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल को करने के लिए हमको क्या करना होगा, कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करना होगा और एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए हम दूसरे स्लाइड की तरफ चलते हैं। चलिए। ओके गाइस, तो अभी तक हम लोग देख लिए हैं मैटर क्या होता है और मैटर का डेफिनेशन को हम लोग अच्छे से स्टडी कर लिए हैं और कौन कौन सी चीज को हम मैटर बोलेंगे, कौन सा चीज को मैटर नहीं बोलेंगे, उसका भी हम लोग बेसिस डिसाइड कर लिए हैं। अब हम लोग को देखना है कि मैटर का नेचर क्या होता है, मैटर का नेचर क्या है। उस चीज को समझने के लिए हम लोग को कुछ एक्टिविटीज करना है जो तुम्हारे एनसीईआरटी ने प्रिस्क्राइब किया है। हम वो कुछ एक्टिविटीज करेंगे। तो सबसे पहला एक्टिविटी जो हम लोग करने वाले हैं, ये क्या एक्टिविटी में देखेंगे कि मैटर इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो देखते हैं उस एक्टिविटी के लिए हमको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक बीकर लेंगे। ठीक है, तुमको दिख रहा होगा ये एक बीकर है जिसमें हमने क्या भर के रखा है, पानी भर के रखा है। कितना मिलीलीटर तक, 100 मिलीलीटर मार्क तक इसमें पानी भर के रखा है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इस बीकर में हम क्या करेंगे, शुगर ऐड करना स्टार्ट करेंगे। इस बीकर में हम क्या ऐड करना स्टार्ट कर रहे हैं, शुगर ऐड करना स्टार्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली तुम सोचो कि अगर तुम्हारा पानी है, इसका अपना कुछ वॉल्यूम है और शुगर है, उसका भी अपना कुछ वॉल्यूम होगा। तो अगर इसके वॉल्यूम में इसका वॉल्यूम ऐड करेंगे तो ओवरऑल वॉल्यूम क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो तुम समझ सकते हो कि तुम्हारा पानी में अगर हम ईटा डालते हैं तो लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो तुमको शुगर डालने पे बढ़ना चाहिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मान लो कि इसको यहाँ पे शुगर डाल दिया। अब इसको क्या कर रहे हैं, स्टर कर रहे हैं। शुगर डालने के बाद इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको स्टर कर रहे हैं। जब इसको स्टर करेंगे तब उसके बाद हम क्या देखेंगे कि इसका ये शुगर पार्टिकल्स अब तुमको विजिबल नहीं होगा। तो फिर शुगर पार्टिकल गया कहां, पहला क्वेश्चन कि शुगर पार्टिकल गया कहां। और दूसरा ऑब्जर्वेशन जो हम यहां पे रखेंगे कि इसका 100 मिलीलीटर ऑफ मार्क क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ। तो ये दो क्वेश्चंस हमको एड्रेस करना है कि जब शुगर का भी वॉल्यूम होता है तब पानी में जाने के बाद वो कहां चला गया। तो यहां से 2 पॉइंट आ रहा है कि शुगर पार्टिकल जरूर कहां गायब हो गया होगा, शुगर पार्टिकल छोटा छोटा पार्ट्स में टूट गया होगा और पानी के बीच में जरूर कहीं स्पेस होगा जहां पे वो जाके क्या हो गया है, छुप गया है। तो ये 2 पॉइंट्स हमारा यहां से इस एक्सपेरिमेंट से निकल के आता है। पहला कि शुगर पार्टिकल, जो तुमको 3 शुगर पार्टिकल दिख रहा होगा, वो एक्चुअली वो 3 नहीं है, वो और भी बहुत छोटा छोटा पार्टिकल से बना हुआ है और वो पार्टिकल्स पानी में जाने के बाद टूट गया। मतलब क्या कि एवरी पार्टिकल इज मेड अप ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। वही बोला है, मैटर इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि पानी के बीच में स्पेस होता है, मींस मैटर के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस होता है। इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए तुम इमेजिन कर सकते हो इस टाइप से कि मान लो कि ये जो कंटेनर है, इसमें जो ये पार्टिकल्स है, ये तुम्हारा पानी है। अब यहां पे देखो, इस चारों के बीच में तुमको कुछ स्पेस दिख रहा है, इसके बीच में भी क्या दिख रहा है, स्पेस दिख रहा है, इसके बीच में भी स्पेस दिख रहा है, इसके यही स्पेस ये वाटर मॉलिक्यूल्स है और इसके बीच के स्पेस को हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोल रहे हैं और वहीं पे जाकर जरूर शुगर का पार्टिकल चला गया होगा। इसको और इमेजिन करने के लिए मान लो कि इसके बाद हम इसमें क्या किए, ये पार्टिकल डाले। ये क्या है, तुम्हारा एक शुगर का पार्टिकल है। ये क्या है, तुम्हारा शुगर का पार्टिकल है। अब ये शुगर का पार्टिकल इतना बड़ा तो है नहीं कि ये छोटा छोटा होल्स में घुस जाए। तो ये शुगर पार्टिकल थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा और टूटने के बाद देखो वो क्या हो गया, छोटा छोटा पार्टिकल्स में टूट गया और टूटने के बाद वो क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस के बीच में ये क्या हो गया है, घुस गया है। बात समझ में आया एक्टिविटी। तो तुम अपने कॉपी में एक्टिविटी में क्या लिखोगे, कॉपी में लिखने के लिए तुम ये लिखोगे, ये पूरा चीज को तुम अपने कॉपी में लिखोगे। एक बार हम पढ़ देते हैं। एक्टिविटी शोइंग नेचर ऑफ मैटर। प्रोसीजर क्या करना है हमको, स्टेप 1, टेक अबाउट 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर। ठीक है ना, 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर लिए 100 मिलीलीटर ऑफ बीकर में एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। मार्क कर लिए 50 मिलीलीटर पे। ऐड सम सॉल्ट टू द बीकर, कुछ सॉल्ट डाल दिए। उस एक्सपेरिमेंट में हम शुगर डाला था, इस एक्सपेरिमेंट में सॉल्ट डाल दिए। सॉल्ट, ऐड सम सॉल्ट टू द बीकर एंड स्टर विथ हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। ऑब्जर्व द चेंज इन वाटर लेवल। ये फिगर हो गया, ऑब्जर्व द चेंज, ऑब्जर्वेशन तुमको पता है। क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट डिसअपियर्ड, क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट डिसअपियर्ड। द लेवल ऑफ वाटर डिडंट चेंज। तो इसका कंक्लूजन क्या हो गया, दिस मीन्स दैट मैटर इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ऑन डिसोल्यूशन द पार्टिकल्स ऑफ sugar get distributed into spaces between the water। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए और उम्मीद करते हैं कि ये वाला एक्टिविटी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे वाला दूसरा एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है,
तो हम लोग लास्ट क्लास में लास्ट एक्टिविटी में देखें कि मैटर बहुत सारा छोटा छोटा पार्टिकल से बना हुआ है। इसी पॉइंट को प्रूव करने के लिए एनसीईआरटी ने एक और एक्टिविटी दिया हुआ है, हम उस एक्टिविटी को करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक्टिविटी वही है, शोइंग मैटर इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लो कि मेरे पास ये पोटेशियम परमैंगनेट है। ये क्या है तुम्हारा? पोटेशियम परमैंगनेट। हो सकता है ये तुमको ब्लैक दिख रहा हो, बट ये एक्चुअली ब्लैक नहीं है, ये पर्पल कलर का रहता है। तो तुम देखो हम कितना मिलीलीटर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट लिए हैं? 10 मिलीलीटर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट ले रहे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट ले रहे हैं। और यहाँ पे मेरे को क्या, और हम क्या ले रहे हैं? पानी ले रहे हैं। ये पानी कितना तुमको दिख रहा होगा? 100 मिलीलीटर होगा। अब इसका हम 10 मिलीलीटर लेंगे और इससे हम इसमें 90 मिलीलीटर ऑफ वाटर ऐड करेंगे। टोटल कितना हो जाएगा मेरा? 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा, जिसमें 10 मिलीलीटर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट होगा एंड 90 मिलीलीटर ऑफ वाटर होगा। तो जब हम करेंगे तो ये कलर कुछ लाइट होकर इस टाइप का लाइट पिंक टाइप का कलर दिख रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो अभी इसको अगर हटा दें तो तुमको अभी ये दिख रहा होगा। ये क्या है सॉल्यूशन? ये 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन है, जिसमें 90 मिलीलीटर वाटर है एंड 10 मिलीलीटर क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। अब हम इसका क्या करेंगे? इसका भी 10 मिलीलीटर ले लेंगे। अब इसका क्या कर रहे हैं हम? 10 मिलीलीटर को ले लेंगे। तो समझ लो कि इससे हम क्या किए, इसका 10 मिलीलीटर को एक्सट्रैक्ट कर लिए। अभी इसमें 10 मिलीलीटर एक्सट्रैक्ट कर लिए। अब इस 10 मिलीलीटर में हम क्या करेंगे? फिर वाटर डालेंगे। इस 10 मिलीलीटर में क्या करेंगे? हम फिर वाटर डालेंगे। 10 मिलीलीटर में फिर कितना वाटर डालेंगे? 90 मिलीलीटर ऑफ वाटर डालेंगे। ठीक है, तो कितना मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन मिल जाएगा? 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन कलर क्या हो जाएगा? डार्क होगा या लाइट? बताओ। हाँ, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? ये लाइट हो जाएगा। तो देखो इसका कलर क्या हो गया? ये लाइट हो गया। अब फिर ये मेरे पास 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन है। 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन है, जिसमें 10 मिलीलीटर मतलब 10 का 10 मिलीलीटर है पोटेशियम परमैंगनेट और 90 मिलीलीटर वाटर। अब फिर इसमें हम क्या करेंगे? पानी डालेंगे। इसमें फिर पानी डालेंगे तो कलर क्या हो जाएगा? और लाइट हो जाएगा। और ये दिख रहा है तुमको कलर और लाइट हो गया। तो ओवरऑल अगर तुम ट्रेस करोगे तो सबसे पहला मेरे पास जो सॉल्यूशन था वो इस तरीके का था, इतना डार्क था। फिर उसके बाद का जो सॉल्यूशन था वो तुम्हारा इस तरीके का था। फिर उसके बाद का सॉल्यूशन इस तरीके का था और उसके बाद का सॉल्यूशन इस तरीके का था। तो तुम जैसे जैसे डाइल्यूट करते जा रहे हो, कलर क्या होते जा रहा है? लाइट होते जा रहा है। हम इनिशियली सिर्फ 10 मिलीलीटर ऑफ पानी 10 मिलीलीटर ऑफ KMnO4 लिए थे। फिर उसके बाद पानी डालते जा रहे, कलर लाइट होते जा रहा है, लेकिन कलर पूरा तरीके से डिसअपियर नहीं हो रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि इवन 10 मिलीलीटर ऑफ KMnO4 में बहुत सारा पार्टिकल्स है तुम्हारा KMnO4 के, इसीलिए तुम्हारा कलर लाइट हो रहा है बट पूरा तरीके से डिसअपियर नहीं हो रहा है। लेकिन तुम अपने कॉपी में क्या लिखोगे? तुम कॉपी में इतना सारा चीज तो बना नहीं सकते हो, तो उसके लिए तुम्हारा ये तुम कॉपी में अपना ये लिखोगे। तो अब इसको हम एक बार एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, क्या है तुम्हारा स्टेप 1, टेक टू एक्टिविटी 2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो चालू करते हैं इसको। तो स्टेप 1, टेक 2 क्रिस्टल्स ऑफ, यहाँ पे हम मिलीलीटर में लिए थे, यहाँ हम क्रिस्टल ले रहे हैं। टेक 2 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिसॉल्व देम इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर एंड ऑब्जर्व द कलर। तो कलर तुम ऑब्जर्व कर लेना। उसके बाद फिर क्या बोला है? टेक आउट 10 मिलीलीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड अगेन एट 90 मिलीलीटर ऑफ वाटर टू इट एंड ऑब्जर्व द कलर। कर लोगे। टेक आउट 10 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन एंड अगेन एड 90 मिलीलीटर ऑफ वाटर टू इट एंड ऑब्जर्व द कलर। कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जर्वेशन देखते हैं। इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वाटर गेट्स colored and color of the solution is deep. In second observation color gets lightened up. In third observation color further gets lightened up but the color never fades away. दिख रहा है वाटर पोटेशियम परमैंगनेट डाइल्यूट कर रहे हैं तो लाइट होते जा रहा है बट पूरे तरीके से फेड नहीं हो रहा है। तो कंक्लूजन क्या निकला? इवन 1 or 2 क्रिस्टल्स ऑफ KMnO4 इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। तो ये एक्टिविटी को तुम अपने कॉपी पे उतार लो और उम्मीद करते हैं तुमको ये एक्टिविटी भी क्लियर हो गया होगा। और ये 2 एक्टिविटी से हम लोग सीख लिए कि मैटर इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। ओके गाइस, सो प्रीवियस स्लाइड्स में हमने कुछ एक्टिविटीज की हैं, टू बी प्रिसाइज 3 एक्टिविटी की, और 3 एक्टिविटी से हमने देखा कि मैटर के पार्टिकल्स का नेचर या कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, मतलब मैटर के पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा। अब हम लोग उस पढ़ाई को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स के बारे में देखेंगे। जो पार्टिकल्स हमने देखा कि मैटर जो होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं, और उस पार्टिकल्स का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने वाले हैं कि उसके पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। अभी हमको यहाँ पे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ना है। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। क्या बोले हमने? कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, और इसी स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस।
इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो अगर तुम्हारे स्कूल एग्जाम में अगर पूछा जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, तो द स्पेस बिटवीन द टू पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या इंटर एटॉमिक स्पेस। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर का स्पेस होता है उन लोगों के बीच में? अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जहां पे हमने देखा था कि अगर हम पानी लेते हैं और उसका मेजरमेंट को अगर हम 100 मिलीलीटर रखते हैं और उसमें अगर हम 2 ग्राम या 3 ग्राम का अगर या फिर 2 मिलीग्राम या 3 मिलीग्राम का शुगर ऐड करते हैं, तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो पानी का लेवल क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, बिकॉज पानी का अपना कुछ वॉल्यूम है और उसमें अगर अपन शुगर डालते हैं तो उसका भी कुछ वॉल्यूम होगा, उस वजह से लेवल क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। बट हम क्या देखे कि बढ़ा नहीं। अगर ये नहीं बढ़ा तो ये सारा पार्टिकल्स गया कहां? ये सारा पार्टिकल्स पानी के बीच में जो स्पेस था उसके अंदर में चला गया, और इससे पता चला कि पानी के बीच में क्या है, स्पेस है। पानी क्या है, मैटर है। इसका मतलब है मैटर के बीच में क्या है, स्पेस है। यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम एंड दीज स्पेसेस आर नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। कोई दिक्कत है? So this is first characteristics of particles. ठीक है, particles of matter. Okay, next क्या है? Particles of matter attract each other. Particles of matter attract each other, और इसी attractive force को क्या बोलते हैं हम लोग? intermolecular force of अट्रैक्शन। इस फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस फोर्स को बोला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कैसे पता चलेगा कि सर इन लोगों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए एक हम छोटा सा एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, तो मान लो ये एक्टिविटी एक परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग। इस एक्टिविटी में क्या करेंगे हम लोग? 3 सब्सटेंस लेंगे। कितना सब्सटेंस ले रहे हैं? 3 सब्सटेंस ले रहे हैं। तुम ज्यादा भी ले सकते हो, लेकिन हम अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 3 सब्सटेंस ले रहे हैं। एक क्या ले रहे हैं? आयरन नेल। ठीक है, दिस इज माय आयरन नेल। तो ये हमारे पास है, एक है हमारे पास आयरन नेल। नेक्स्ट हम क्या लेने वाले हैं? एक रबर बैंड, जो तुम्हारा सिलेबस जैसा होता है उसी हिसाब से। दिस इज माय रबर बैंड। ठीक है, तो एक हमने लिया आयरन नेल, एक हमने लिया रबर बैंड, और एक हम मान लेते हैं चॉक का एक पीस ले लेते हैं। चॉक, सॉरी चॉक। तो ये चॉक लिया। अब हम क्या कर रहे हैं? तीनों को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तीनों को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तुम बताओ इनमें सबसे इजीली कौन ब्रेक हो जाएगा? बताओ सबसे इजीली कौन हो जाएगा, सबसे डिफिकल्ट लगेगा किसमें? तो तुम आंसर दे दिए होगे। सबसे इजीली कौन ब्रेक हो जाएगा? बोलो। चॉक, रबर बैंड या आयरन नेल? बिल्कुल तुम्हारा आंसर सही है। सबसे इजीली कौन ब्रेक हो जाएगा? चॉक। और सबसे मुश्किल से कौन ब्रेक होगा? नेल। सबसे पहला चीज कि ये अपने आप नहीं टूट रहा है, ये अपने आप नहीं टूट रहा है। इसको तोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है? फोर्स देना पड़ रहा है। ये अपने आप नहीं टूट रहा है। क्यों नहीं टूट रहा? जरूर ये किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हेल्ड होगा। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हेल्ड होगा तो हम ये बोल सकते हैं ना कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, तभी तो एक दूसरे को अपने पास होल्ड करके रखा होगा। और ये अपने आप नहीं टूट रहा है, हमको एनर्जी लगाना पड़ रहा है इसको तोड़ने के लिए। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब क्या अट्रैक्शन सब में सेम होता है? जी नहीं, हर पार्टिकल में अलग अलग अट्रैक्शन होता है। स्टेट वाइज अलग होता है, सॉलिड में अलग, लिक्विड में अलग, गैस में अलग। वो बात की बात है। यहाँ पे अभी तीनों सॉलिड में है। ये आयरन नेल भी सॉलिड है, ये रबर बैंड भी सॉलिड है, ये चॉक भी सॉलिड है। फिर भी तीनों को तोड़ने में हमको क्या लग रहा है? अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। सबसे इजीली टूट जाएगा चॉक, उसके बाद इजीली टूट जाएगा रबर बैंड, और आयरन नेल तो तुम्हारे हाथ से टूटेगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या चीज हम लोग समझ सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर एंड दैट टू अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स एज वेल एज डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ सेम स्टेट्स आर डिफरेंट। कोई दिक्कत है? तो ये हो गया तुम्हारा सेकंड नेचर। ठीक है ना? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर एंड दीस फोर्सेस आर नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और ये एक्टिविटी करके हमने इसको डिमॉन्स्ट्रेट भी कर दिया। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इसका मतलब क्या है? समझो इसको कैसे समझ सकते हैं। मान लो मेरे पास एक इंसेंस स्टिक है। ठीक, मेरे पास ये एक इंसेंस स्टिक है। इंसेंस स्टिक मतलब क्या होता है? अगरबत्ती। ठीक है, तो मान लो कि ये मेरे पास एक अगरबत्ती है।
अब तुम बताओ, अगर यहाँ पे हम अगरबत्ती जला रहे हैं और उस रूम पे तुम्हारी मम्मी बैठी हुई है, तो तुमको क्या लगता है कि इस अगरबत्ती का स्मेल उनके पास जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ, अरे बोलो, समझ सही बोल रहे हो तुम लोग कि सर स्मेल तो जाता है, हम तो देखे हैं स्मेल को जाते हुए। तो हाँ, स्मेल जाता है। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। अरे मूव कर रहा है तभी तो जा रहा है। तो यही तो पॉइंट है हमारा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? व्हेन अगरबत्ती नहीं बोल दो, अगरबत्ती is lit at one place, its smell can be felt at a certain distance from it। ये चीज क्लियर हो गया होगा तुमको, और ये चीज तुम उतार भी रहे होगे। एक और एग्जांपल तुम देख सकते हो, जो कि एक क्लासिक एग्जांपल है कि मान लो ये किचन में तुम्हारा कुछ खाना रखा हुआ, मान लो कुछ टेस्टी तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए कुछ बनाई है और वो रखा हुआ है। तो तुम अगर दूसरे रूम पे हो बैठे हुए, तब भी तुमको इसका स्मेल क्या हो जाता है? आ जाता है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि तुम्हारा मैटर का जो पार्टिकल्स है वो क्या है? कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। इससे ये पता चल रहा है। अब इसी के साथ एक एक्टिविटी हमको यहाँ पे करना है। एक्टिविटी करना है। जो एक्टिविटी मेरे को क्या दिखाएगा? ये एक्टिविटी यहाँ पे हम इसलिए कर रहे हैं कि कौन सा पार्टिकल में ज्यादा फास्ट मूवमेंट होगा, कौन सा सिचुएशन में ज्यादा फास्ट मूवमेंट होगा। जब वो ठंडा है तब ज्यादा होगा, या जब वो गर्म है तब ज्यादा होगा। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा है, इसमें कुछ करने की एक्टिविटी है नहीं। तुम नॉर्मल सिचुएशन में सोच सकते हो कि मान लो कि तुम्हारी मम्मी एक कुछ बनाई है किचन में, और वो जब गर्म है तब तुमको ज्यादा इजीली वो चीज को स्मेल कर पा रहे हो, या जब वो ठंडा है तब तुम उसको स्मेल कर पा रहे हो? बताओ। ऑब्वियसली तुम ये चीज डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस भी किए होगे कि जब खाना गर्म रहता है तब हमारे नोज में वो ज्यादा इजीली आ जाता है इन कंपैरिजन टू जब खाना क्या हो जाए? ठंडा हो जाए। इसका मतलब क्या कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एट हायर टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स कैन मूव मोर इजीली। क्लियर हो गया? तो ये एक्टिविटी जो है, इस एक्टिविटी का नाम क्या है? वेरिएशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड विथ टेम्परेचर। तो हमने देखा कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है। इसमें तुम्हारे एनसीईआरटी में एक और पॉइंट दिया है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर डिफ्यूज ईच अदर। तो हम यहाँ पे डिफ्यूजन के बारे में नहीं बता रहे हैं। ये जो क्लासेस चल रहा है ये तुम्हारा प्रिलिमिनरी क्लासेस चल रहा है, क्लास 9 का सिलेबस का क्लासेस चल रहा है। जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा उसके बाद हम लोग इसी चैप्टर से रिलेटेड जो एडवांस टॉपिक है, जो जेईई में कंपटीशन में तुमको काम में आएगा, उसमें डील करेंगे। तो उसी समय हमने सारा स्पीड और टेम्परेचर का न्यूमेरिकल भी करना है, वहां पे डिफ्यूजन के बारे में भी बताएंगे। अभी हम डिफ्यूजन को यहाँ पे नहीं बताते। तो उम्मीद करते हैं तुमको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इन चीजों को अब नोट डाउन कर लीजिए। ओके गाइस, तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, और हम लोग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का एक्टिविटीज भी 1-2 बोर्ड पे देखे थे। अब हम लोग उसको थोड़ा सा इधर भी देख लेते हैं क्योंकि ये एक्टिविटीज तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो सबसे पहला एक्टिविटी हम जो देखने वाले हैं वो एक एक्टिविटी दैट इज इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में इसमें डील करेंगे। तो ये एक्टिविटी भी बताए थे बट फिर से बता दे रहे हैं। हम यहाँ पे क्या लेंगे? एक आयरन नेल ले रहे हैं, और क्या ले रहे हैं? एक रबर बैंड ले रहे हैं, और क्या ले रहे हैं? एक चौक ले रहे हैं। और इस तीनों को हम क्या करने का कोशिश करेंगे? इस तीनों को हम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इसको तोड़ने का कोशिश करेंगे। तुमको पता है चौक को थोड़ा सा ही फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये टूट जाएगा, रबर बैंड को थोड़ा और ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये टूट जाएगा, और आयरन नेल को जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करें ये जल्दी नहीं टूटेगा। इसी को हम कैसे करके तुम्हारा कॉपी में लिखेंगे, तो कॉपी में तुम इसको, ये एक्टिविटी को अपना नोट डाउन करोगे। एक्टिविटी 4, वेरिएशन ऑफ इंटर एटॉमिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। प्रोसीजर: स्टेप 1, टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ chalk and a rubber band. Try to break them by hammering, cutting or stretching. Arrange the following in decreasing level of difficulty. तो decreasing level of difficulty is सबसे दिक्कत होगा आयरन नेल को, उससे इजी हो जाएगा रबर बैंड को, उससे इजी हो जाएगा चौक को।
तो ये डिक्रीजिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टी, बड़ा से छोटा। कंक्लूजन, द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज फॉर आयरन नेल फॉलोड बाय रबर बॉन्ड एंड देन फॉर चॉक। ओके गाइस, तो नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो अब हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी करने वाले हैं कि किसी भी मतलब जो मैटर होता है, कोई भी रिएक्शन है, वो कब ज्यादा फेवरेबल है, वो हाई टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे। मतलब बोलना ये चाह रहे हैं कि मैटर जो होता है, हमने सिखाया है तुमको कि वो हमेशा मूव करते रहता है, मीन्स वो पार्टिकल मोशन में होते हैं एंड एट हायर टेम्परेचर उसका मोशन ज्यादा होता है। तो इस चीज को तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो कि अगर तुमको रसना बनाना है घर पे, तो अगर तुमको रसना बनाना है और तुमको चीनी को पानी में डिजोल्व करना है, तो तुम ऑब्जर्व किए होगे कि जब तुम चीनी को ठंडा पानी में डिजोल्व कर रहे होगे तो वो इजीली डिजोल्व नहीं हो रहा होगा, तुमको ज्यादा समय तक उसको स्टर करना पड़ रहा होगा। जबकि अगर तुम देखे होगे कि वही तुम नॉर्मल पानी या गर्म पानी में उसको डिजोल्व करोगे तो वो जल्दी डिजोल्व हो जाएगा। इससे ये पता चलता है कि पार्टिकल्स जो होता है हायर टेम्परेचर ज्यादा मोशन पे होते हैं और वो जल्दी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने का टेंडेंसी रखते हैं। तो इसी चीज को तुम्हारा इस एक्टिविटी के थ्रू जो एनसीईआरटी बोला है उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश किया है, तुम इसको अपने कॉपी में उतार लेना। देखो इस चीज को हम लोग समझते हैं क्या है। एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटिंग वेरिएशन इन चेंज इन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। प्रोसीजर स्टेप 1, टेक 2 टेस्ट ट्यूब। हम लोग 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक में हॉट वाटर ले लेंगे और एक में कोल्ड वाटर ले लेंगे। स्टेप 2, ऐड 2 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट से क्या होता है हम अभी देखें, कलर हो जाएगा। तो देखेंगे कि किसमें जल्दी कलर होगा। तो ऐड 2 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट टू ईच ऑफ देम permanganate to each of them and observe which get colored more quickly। तुम बता सकते हो जल्दी कौन कलर होगा। ऑब्वियसली जिसका टेम्परेचर ज्यादा है मीन्स हॉट वन। द कलर इज ऑब्जर्व्ड इमीडिएटली इन केस ऑफ द टेस्ट ट्यूब विच इज हॉट। कंक्लूजन, स्पीड ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो उम्मीद करते हैं तुमको ये एक्टिविटी भी क्लियर हो गया है। चलो तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, लास्ट लेसन में लास्ट टॉपिक में लास्ट स्लाइड में हमने क्या देख लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल के बारे में देख लिया। अब हम लोग अपना मेन टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज माय स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ने से पहले स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में जानने के लिए हमको ये जानना जरूरी है कि देयर आर 5 स्टेट ऑफ मैटर। कितना स्टेट ऑफ मैटर है, 5 स्टेट है मैटर का। क्या क्या स्टेट है मैटर का। सबसे पहला स्टेट है तुम्हारा सॉलिड, नेक्स्ट है तुम्हारा लिक्विड, थर्ड है तुम्हारा गैस, फोर्थ है तुम्हारा प्लाज्मा और फिफ्थ है तुम्हारा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इन पांचों में से 3 ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जो तुम डेली अपने लाइफ में इनकाउंटर करते हो। बाकी 2 बहुत स्पेशल केसेस है जो तुम्हारे लेक्चर के स्कोप के बियॉन्ड है और तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है, बट फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा सा चैप्टर के एंड में बताएंगे। एंड अभी से पूरा चैप्टर के बारे में ब्रॉड डिस्कशन लगाएंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड से कि सॉलिड किसको बोलते हैं, लिक्विड किसको बोलते हैं और गैस किसको बोलते हैं। ये कुछ पैरामीटर्स लिखा हुआ है जिस पैरामीटर्स पे हम लोग सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को डिफरेंशिएट करेंगे। एक एक करके सारे को डिफरेंशिएट करना चालू करते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन, सॉलिड का डेफिनेशन क्या होता है कि वो सब्सटेंस, ध्यान से सुनना, वो सब्सटेंस जिसका फिक्स्ड वॉल्यूम एज वेल एज फिक्स्ड शेप हो उसको हम लोग सॉलिड बोलते हैं। सॉलिड क्या हो जाएगा, सब्सटेंस हैविंग definite shape and definite वॉल्यूम। तो ये हो गया सॉलिड का डेफिनेशन कि वो सब्सटेंस का डेफिनेट शेप हो और डेफिनेट वॉल्यूम हो, वो हो जाएगा तुम्हारा क्या, सॉलिड। ठीक है, जब तुम इमेजिन कर सकते हो तुम्हारे हाथ में जो मोबाइल फोन है उसका एक वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड है, उसका शेप भी फिक्स्ड है। ऐसा थोड़ी ना है कि उसको तुम अगर ग्लास में डालोगे तो क्या वो ग्लास का शेप ले लेगा, क्या उसको बलून के अंदर डालोगे तो क्या वो बलून का शेप ले लेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब है सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एज वेल एज डेफिनेट वॉल्यूम। अब इसके संदर्भ में लिक्विड कैसे इससे डिफरेंट है, वो पता है कि लिक्विड का वॉल्यूम तो सेम होता है, लेकिन लिक्विड को अगर तुम एक स्क्वायर कंटेनर में रखोगे, मतलब एक क्यूबिक कंटेनर में रखोगे तो वो उसका शेप ले लेगा, एक ग्लास में रखोगे तो वो ग्लास का शेप ले लेगा, एक जग में रखोगे तो वो जग का शेप ले लेगा। इसका मतलब क्या है, हम इसको लिख सकते हैं कि सब्सटेंस having definite volume but no definite shape is known as liquid. Substance having definite volume but no definite shape is known as liquid. जबकि गैस को देखोगे तो उसका ना तो डेफिनेट शेप होता है ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है, जिसको तुम जैसे में रख दोगे वो वैसे ही रह जाएगा। इसको लिख देंगे सब्सटेंस हैविंग
neither definite shape nor volume is known as my gases। तो ये हो गया तुम्हारा सॉलिड, ये हो गया तुम्हारा सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस ऑन द पैरामीटर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताएं। दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमको पता है, तुम सोचो अगर सॉलिड है तो उसको तोड़ना ज्यादा इजी, लिक्विड को ज्यादा मतलब कंप्रेस करना, मान लो कंप्रेस करते हैं, ठीक है, तो सॉलिड को कंप्रेस करना इजी होगा, लिक्विड को कंप्रेस करना इजी होगा या गैस को कंप्रेस करना इजी होगा। तुम सोचो, तुम ऐसा समझो कि मान लो कि तुम्हारे पास एक मोबाइल फोन है और दो बलून है। एक मोबाइल फोन है, एक बलून में तुमने क्या किया है, पानी भर दिया है, मतलब एक लिक्विड भर दिया है, और एक बलून में हमने क्या कर दिया है, एक बलून में हमने गैस भर दिया है, मतलब एयर भर दिया है। तो अगर तुम सबको दबाना स्टार्ट करोगे तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट किस में होगा, तुम्हारा सॉलिड में होगा उसको कंप्रेस करना, फॉलोड बाय लिक्विड। लिक्विड में थोड़ा सा ताकत लगेगा, लेकिन गैस को जैसे ही करोगे वो आराम से हो जाएगा। इसका मतलब है सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें है, सॉलिड में है, फॉलोड बाय लिक्विड, फॉलोड बाय गैस। तो लिख लेते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड। इसमें क्या निकलेंगे, वीकेस्ट इन गैस, और लिक्विड में क्या लिख लेंगे, इंटरमीडिएट टू सॉलिड एंड लिक्विड। दिस इज माय इंटरमीडिएट टू सॉलिड एंड लिक्विड। तो ये हो गया तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब ये लास्ट डिफरेंस देखोगे तो वो कंप्रेसिबिलिटी के बारे में। अभी हमने कंप्रेसिबिलिटी में कर लिया, इसका कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि ये दबाने से इजीली नहीं दबेगा, जबकि ये दबाने से सबसे इजीली दब जाएगा, और ये लोग दोनों के बीच में होगा। तो इसमें लिख देते हैं मिनिमम कंप्रेसिबिलिटी पॉसिबल। इसमें क्या लिखेंगे, मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी पॉसिबल, और लिक्विड में क्या लिख देंगे, इंटरमीडिएट। ठीक है। अब तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा पैकिंग। तुम खुद बता सकते हो किसका पार्टिकल सबसे ज्यादा अच्छे से पैक होता है, सॉलिड का, लिक्विड का या गैस का, बताओ। ऑब्वियसली तुम्हारा आंसर आ चुका होगा। क्या है आंसर, सॉलिड का पैकिंग सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड का, उसके बाद गैस का। सॉलिड का पार्टिकल्स एक दूसरे से एकदम टाइटली पैक्ड होता है, और ये तुम्हारा एकदम लूजली पैक्ड होता है, और ये इंटरमीडिएटली पैक्ड होता है। तो इस चीज को हम लिख लेंगे। अगर डायग्राम देखना है तो अगर ये मान लो सॉलिड है, ये एक रीजन, इतना ही रीजन में अगर हम तीनों को रखे हैं सॉलिड को, तो तुम देखोगे कि सॉलिड का पैकिंग बहुत अच्छा होगा, पूरा एकदम कॉम्पैक्टली पैक होगा। जबकि लिक्विड का, जबकि गैस का देखोगे तो एकदम दूर दूर होगा, और जबकि लिक्विड का देखोगे तो इंटरमीडिएट होगा। समझ में आ रहा है डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस थिंग्स इन टर्म्स ऑफ पैकिंग। तो इसका पैकिंग क्या होगा, टाइटली पैक्ड, ये हो जाएगा टाइटली पैक्ड। ये क्या हो जाएगा, लूजली बाउंडेड, और ये क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट, और ये हो जाएगा तुम्हारा इंटरमीडिएट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं डेंसिटी। ऑब्वियसली अगर ये टाइटली पैक्ड है तो ये क्या हो जाएगा, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा। बात समझ में आ रहा है ना, कि ये अगर टाइटली पैक्ड है तो इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा। इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, मिनिमम, और इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं तुम लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद इस सब का एक एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, बोलो, वुड। एग्जांपल ऑफ सॉलिड हो जाएगा वुड, प्लास्टिक वगैरह जो भी तुम ले सकते हो। एग्जांपल ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा, वाटर, ऑयल। ठीक है, एग्जांपल ऑफ गैस क्या हो जाएगा, एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसी के साथ हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम कंप्लीट करते हैं, और अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ओके
ओके गाइस, तो अभी तक हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। काफी हम लोग एक्सटेंसिव डिस्कशन लगाए थे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में। इसी से रिलेटेड तुम्हारा एनसीईआरटी ने कुछ एक एक्टिविटी दिया है, उसको हम लोग परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे और ये एक्टिविटी तुम्हारा कंप्रेसिबिलिटी पे बेस्ड है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रेजेंट कर देते हैं कि इसमें हम लोग क्या देखने वाले, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस। इसमें हमको क्या चाहिए, 3 सिरिंज चाहिए। तो ये तुमको दिख रहा होगा कि यहाँ पे तुम्हारा 3 सिरिंज है, ठीक है। ये सिरिंज वही है जो तुमको इंजेक्शन लगने समय जरूरत होता है। इसके बाद हमको एक सॉलिड सब्सटेंस चाहिए जिसके लिए हमको चॉक ले रहे हैं, एक लिक्विड चाहिए तो जिसके लिए हम वाटर ले रहे हैं, और गैस चाहिए जिसके लिए हम एयर ही ले लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको चॉक को इस सिरिंज में पुट करेंगे। इस चॉक को अगर इस सिरिंज में पुट करेंगे और इसको यहाँ पे कंप्रेस करने का कोशिश करेंगे। तो जब इसको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तब देखेंगे कि ये बिल्कुल भी कंप्रेस अच्छे से नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल भी अच्छे से कंप्रेस नहीं हो रहा है। जबकि इसको जब पानी भर के जब हम इसको कंप्रेस करेंगे तो देखेंगे कि ये कंप्रेस हो जा रहा है। जबकि इसको जब गैस के साथ कंप्रेस करेंगे तो देखेंगे कि बिल्कुल आराम से कंप्रेस हो जा रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि इसका कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है, इसका कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम है, इसका कंप्रेसिबिलिटी इन रिलेटिव टू सॉलिड ज्यादा है, और गैस का कंप्रेसिबिलिटी बहुत 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 ज्यादा है, ठीक है। तो इसी एक्टिविटी को हम कॉपी में क्या लिखेंगे, इस चीज को यहाँ पे समझ लेते हैं। और देखो ना, एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेटिंग कंप्रेसिबिलिटी। प्रोसीजर स्टेप 1, टेक 300 ml syringe and close their nozzles by inserting them in a rubber cork. Fill chalk pieces in first, water in second, and leave third syringe as it is already contains air. Insert piston back into the syringes, ठीक है। Compress all the syringes by pushing the piston. It is observed when the syringe containing air, that is syringe 3, is compressed by applying pressure, the piston moves downwards easily and can be compressed to large extent, which shows gas can easily be compressed. But when the second syringe containing water is compressed, it is compressed not that easily and is compressed to much less extent than that of air, which shows liquid cannot get compressed to large extent. In the first syringe containing chalk piece is compressed with most difficulty, which shows solids have least compressibility. इस पूरे चीज को अपने कॉपी में उतार लीजिए और हम उम्मीद करते हैं आपको ये एक्टिविटी भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।